12th क्लास में रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। अब ठोस अवस्था के बाद हमारा इसमें कई टॉपिक हमने पढ़ा है। आज अगला पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे? संकुलन क्षमता, संकुलन गुणांक। सबसे पहले संकुलन गुणांक पढ़ लेते हैं। संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक का यहाँ पर मतलब यह है कि यह संकुलन का घनत्व होता है। ठीक, संकुलन गुणांक जो होता है संकुलन का घनत्व होता है। यह जालक संरचना से घिरा हुआ आयतन है। जो जालक संरचना बनती है उससे घिरा हुआ आयतन है। इसे इकाई सेल में उपस्थित परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन, जो इकाई है, इस इकाई सेल जो है उसमें उपस्थित परमाणु, उसमें जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा घेरा गया आयतन इकाई सेल के कुल आयतन का अनुपात होता है। ठीक, घेरे गए परमाणु का आयतन और कुल आयतन दोनों का अनुपात होता है संकुलन गुणांक। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि संकुलन गुणांक में इसको निकालते कैसे हैं। तो संकुलन गुणांक बराबर होता है इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन या इकाई सेल का आयतन, या इकाई सेल का आयतन। ठीक, इसको लिखते हैं कैपिटल वी से और इसे कैपिटल वी से लिखेंगे, इसे स्मॉल वी से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से समय निकाला जाता है। तो संकुलन गुणांक को इस तरह करते हैं, अगर संकुलन क्षमता निकालनी हो तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सरल घनी के लिए, सरल घनी इकाई सेल के लिए, सरल घनी इकाई सेल के लिए। ठीक, जब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो तब हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल किस तरह बनता है? इस तरह से बनता है कुछ, फिर इस तरह से, ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। अब इसमें होता क्या है, हम दो परमाणु को दर्शा देते हैं। ठीक, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहां पे। ठीक, ये दो परमाणु दिखा देते हैं। अब परमाणुओं के हम नाम ले देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। तो यहां पे हमने देखा हम दो परमाणु को दर्शा रहे हैं। तो ये सरल घनी है, इसमें सरल घन को हमने बनाया और इसमें देखा दो परमाणु आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं सरल घनी होता क्या है। तो सरल घनी क्रिस्टल में परमाणु केवल कोनों पर होते हैं। भाई जो सरल घनी होता है, जो घन होता है, घन में क्या, इसमें सरल घनी में सिर्फ परमाणु कहां पे होते हैं? कोनों पे होते हैं। तो कोने कितने होते हैं? 8 कोने। तो 8 कोने पे 8 परमाणु होते हैं। ठीक, घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जो घन होता है ये किनारे हैं, इनके देखो परमाणु क्या है, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो घन की भुजाएं हैं, तो इसकी भुजा क्या है? एक, ये भुजा की जो लंबाई है, ए इधर भी होगी, ये इधर भी होगी, है ना। तो घन की भुजा की लंबाई क्या है? ए है। ठीक, अब देखते हैं ये जो गोले हैं, ये जो परमाणु है, परमाणु एक गोले रूप में हमने माना था, तो ये परमाणु की त्रिज्या भी होगी।
तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होगी स्मॉल r, ठीक। और इसे हम इस त्रिज्या को अर्धव्यास भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि भुजा की लंबाई क्या है हमारी है, भुजा की लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई कितनी है, a है, ठीक। अब a है तो यहां देखते हैं ये जो पूरी भुजा है ये देखो त्रिज्या के दोगुनी है ना। तो a बराबर क्या है 2r, है ना भाई। इसकी त्रिज्या दोनों मर्ज है तो इसकी भी त्रिज्या r हो गई, इसकी भी, तो दोनों त्रिज्याएं मिल गई। तो भुजा a की लंबाई कितनी होगी 2r होगी, ठीक। अब हम देखते हैं जो एक घनी कोष्ठिका है उसका आयतन क्या होगा। ये पूरा जो घन है इसका आयतन क्या होगा, तो घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन हमने कहा था इसे कैपिटल V से लिखेंगे। तो भुजा आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा क्या है a, तो a की जब रखेंगे इसको 2r को और इसका हो जाएगा क्यूब, कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8r क्यूब, ये आया। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि ये जो घन है ये क्यूबिक, ये जो क्रिस्टल का परमाणु है, तो इस परमाणु का आयतन क्या होगा, तो इस परमाणु का आयतन क्या होगा, परमाणु का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा। बात समझ में आई। अब हम निकालते हैं इसकी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या होगी, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता क्या होगा, एक परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन और इंटू 100। तो हमने क्या बताया, एक परमाणु का आयतन हमने क्या बताया 4/3 पाई r क्यूब। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या बताया हमने, अभी निकाला हमने 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, है ना। ये 3 नीचे आ जाएगा तो कितना होगा, बटे का बटा गुणे में जाता है तो 3 दूनी 6, तो पाई बटे 6 इंटू 100। अब इसका मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 और इंटू 6 ये और इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काट देंगे, यहां आएगा 3, यहां आएगा कितना 11, तो आया कितना, यहां आप लिखते हैं इसको, तो आएगा 1100 बटे 7 × 21। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पाई का मान 22/7, तो इसका आएगा 21 पंजे। तो इसको जब भाग करेंगे, इसको साइड में भाग कर लेते हैं। 21 का मान लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो बचा कितना 5 और 0, तो फिर 2 से करेंगे तो आएगा फिर से 21 दूना 42, फिर बचेगा 8, तो लगभग कुछ आएगा 52%। ये इसकी संकुल क्षमता आ गई। ये था इकाई सेल का, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं, आता है अंतः केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब इसमें होता क्या है, अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से डायग्राम होता है।
अंतर इतना होता है कि जो परमाणु होता है वो कोनों पे भी होता है और कोनों के साथ साथ बीच में भी होता है। ठीक, अनपा केंद्रित मतलब होता है बीच में भी है। तो इसकी संरचना हम कुछ ऐसे बनाएंगे, एक परमाणु यहां पे, ठीक, एक परमाणु यहां पे और एक परमाणु ये बीच वाला। ठीक, इस तरह के 3 परमाणु होते हैं। अब नाम दे देते हैं, तो इसको कहेंगे ए, ठीक, इसको कहेंगे बी, और ये हो जाएगा सी, और ये लास्ट वाला हो जाएगा डी। ठीक, ए बी सी डी। ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा एच। अब इसमें देखते हैं, तो एक इस टाइप से विकर्ण बन रहा है हमारा। ठीक, इस तरह से एक बन रहा है। अब इसमें हम देखते क्या है, इसकी संरचना में देखिए अगर, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, अंतःकेंद्री से कहते हैं क्योंकि इसमें केंद्र पर है, तो इसमें हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ई एफ डी में। त्रिभुज कौन सा लिए हमने? ई एफ डी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक, ई एफ डी। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, ई, ये तो ए है, ठीक, ये भी ए होगा क्योंकि घनी जालक है, और ये होगा हमारा डी। अब ई एफ डी में क्या होता है कि तुमने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें देखते हैं, कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा बी, तो बी का स्क्वायर, ये क्या है? लंब है ए और आधार भी ए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2a स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा? √2a√2, ये आएगा। ये हमारा यहां पे b आ गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज AFD में। ठीक, इसी तरह से देखते हैं त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD में। ठीक, अब त्रिभुज AFD में देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? A, अब क्या ले रहे हैं? AFD, हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक, त्रिभुज AFD में क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये यहां पे जो AF है इसको मान लेते, ये हो गया, ये B है, ये हो जाएगा C, ये लंबाई है, अब C हो जाएगी। तो होगा क्या? ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्या होगा? C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर और आधार हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमने A स्क्वायर का हमने मान, अब हम देखो B स्क्वायर, B का मान हमें पता है यहां से, तो हो जाएगा C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर ऐसे रहेगा, और B स्क्वायर का मान है 2A स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3A स्क्वायर, तो C का मान आ जाएगा √3A√3, ये आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है? C का मान आ गया A√3। अब देखते हैं जो काय विकर्ण है, ये इसे काय मतलब कहेंगे, काय मतलब केंद्र पे, केंद्र का जो विकर्ण है इसकी लंबाई C है, और ये लंबाई जो C लंबाई है ये त्रिज्या के 4 गुने के बराबर है। तो अर्थात कह सकते हैं क्या होगा कि ये जो C बराबर है ये 4r के बराबर है। राइट, अब इसके बाद हम देखते हैं इसको इरेज करके। C बराबर है 4r। अब यहां पर C का मान रख देंगे। C का मान हमारा कितना आया था? C बराबर आया था, क्या आया था?
A√3 बराबर 4R। अब यहां से हम R का मान, अगर इसका A का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 4/√3R। ये आ गया हमारा A का मान, एक भुजा की लंबाई। बात समझ में आई? जब भुजा की लंबाई आ गई तो हम देखते हैं ये जो पूरा क्यूबिक क्रिस्टल है इसका आयतन क्या होगा। तो ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में 2 परमाणु होंगे, तो इसका अंतः केंद्रित घनी जालक का आयतन, घनी जालक का आयतन, तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु होते हैं प्लस इसका आयतन क्या होगा बताओ, घन है तो होगा क्या, भुजा क्यूब। और भुजा हमारी कितनी आई है ये, तो क्या होगा 2 गुणे 4/√3 A क्या हो जाएगा इस बार, R3 ये आ जाएगा। अब एक कोष्ठिका, ये जो परमाणु है उसका हमें आयतन पता ही है, तो हम संकुल क्षमता कैसे निकालेंगे, तो संकुल क्षमता बराबर एक हमारा ये आ गया। तो अब देखेंगे संकुल क्षमता बराबर क्या होगा, संकुल क्षमता बराबर क्या होगा, ये आयतन V/v इंटू 100 होता है, तो ये क्या होगा, ये आया हमारा कितना है, यहां पे आया है हमारा 2 चक्कू, ये लिख लेते हैं 2 चक्कू 8/√3 R3, ये आया है हमारा। ठीक, इसको हमने क्यूब नहीं किया, 4√3 R का क्यूब। इसको जो तोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना 2, इसका आएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64/3√3 इंटू R3, ये आएगा। ठीक, अब यहां पे इसका मान रख देते हैं हम, तो इसका मान कितना आएगा, परमाणु का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R3 बटे ये वाला आयतन, तो क्या होगा 2 इंटू 64/3√3 R3 इंटू 100, ये आएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 4 16। ठीक, ये आएगा 16, ये 2 यहां पे होगा। ठीक, ये फिर कटेगा, ये आएगा 8। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये बचा कितना पाई गुणे 100, ये √3 ऊपर आ जाएगा, √3 बटे ये बचा कितना 8 × 64, ये बचा कितना 8, ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7, √3 का मान होता है 1.732। ठीक, और इंटू 100 और बटे 8, इसको भी काट देंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 11, इसको भी काटेंगे 4 से, तो ये आएगा 4 चक्कू 16 पॉइंट और 4 × 12, 4 × 12, कुछ ये भी कट जाएगा, तो इसका मान आएगा कुछ 11, 11 गुणा कर देंगे, 11 × 33 और 11 × 33 से 3 36 और 11 चक्कू 44 और 44 3 47, कुछ इतना आएगा इंटू 100 और बटे कितना बचेगा 7, तो 7×6 42, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 7×6 42 और 7 × 7 और 7×6 42, यह 5 6 7 56, पूरा प्रकट गया, तो कितना है 68% आएगा। ठीक, तो ये था हमारा अंतः केंद्रित घनी जालक। इसके बाद अगला देखते हैं फलक केंद्रित घनी जालक। फलक केंद्रित घनी जालक में संकुल क्षमता। ठीक, जब फलक केंद्रित घनी जालक होता है, इसमें कुल 4 परमाणु भाग लेते हैं, इन्हें पहले बताया था। ठीक, फलक केंद्रित घनी जालक में 4 परमाणु भाग लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे,
इस भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC लेंगे तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा ये है AC, तो कर्ण कितना होगा B स्क्वायर, लंब क्या होगा A स्क्वायर और आधार भी A स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह B का मान जो आएगा 2A स्क्वायर आएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा A√2। ठीक, अब देखा जाए इसमें क्या होता है, यदि गोले का अर्धव्यास, अब देखो गोले की जो त्रिज्या है R है, ठीक, और ये त्रिज्या जो है R ये कर्ण के बराबर होगी। भाई ये जो त्रिज्या है ये अब 1 2 3, तो कर्ण क्या है तुम्हारा B बराबर होगा तुम्हारा क्या 4R। ठीक, तो B का मान तुमने यहां क्या निकाला है A√2 बराबर 4R, तो यहां पे जो A का मान आएगा 4/√2 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो A बराबर क्या जाएगा 2√2R। ये हमारा एक भुजा की माप आ गई। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, संकुल क्षमता निकालते हैं। तो संकुल क्षमता बराबर क्या होता है, संकुल क्षमता, तो संकुल क्षमता कितनी आएगी, अब 4 परमाणु हैं इसमें, ठीक, और 1 परमाणु का आयतन, ठीक, 1 परमाणु का आयतन बटे सेल का आयतन, मतलब एक कोशिका का आयतन, कोशिका का आयतन इंटू 100, तो ये हो गया 4। एक परमाणु का आयतन क्या आता है 4/3 पाई r³ बटे, इसका हमने क्या निकाला है, ये होता है भुजा क्यूब, तो यहां पे क्या है 4 × 4 बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, A³ मतलब 2√2 r³ इंटू पाई r³। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 × 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16√2 r³, ऊपर भी r³, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक, r³ से r³ कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो कितना आएगा यहां पे ये यहां पे आएगा, यहां पे ये बचा क्या पाई का मान होता है 22/7, पाई बचा, पीछे क्या बचा 3√2, ठीक, 3√2 बचा। अब इसको क्या करेंगे 22 है ऊपर इंटू 100 तो था ही, तो गुणे 100, यह आएगा कितना 7 × 3 और ये आएगा √2 का मान होता है 1.414। इसको सॉल्व करेंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 74%। ठीक, तो ये था हमारा आज का फलक केंद्रित घनी जालक, इसकी संकुल क्षमता आई 74%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।